टैक्सोनॉमिक स्पीशीज पढ़ लिया था हमने, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं कुछ टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो अब पढ़ रहे हैं कुछ साइंटिस्ट के नाम बारे में पढ़ना होगा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है, या एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है। ठीक है, तो एरिस्टोटल का जो काम था वो क्या था? उन्होंने जो प्लांट्स होते हैं ना, मैं लिख देता हूँ, ही क्लासिफाइड प्लांट्स, he classified plants on the basis of morphology। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, वो भी था ग्रोथ हैबिट इन 3 ग्रुप्स। वो ग्रुप्स क्या थे सुनना। इन्होंने बोला ट्रीज होते हैं, ट्री से छोटे श्रब्स होते हैं जो बुश होती हैं, और श्रब से छोटे जो छोटे छोटे ग्रासेस होती हैं, वो होती हैं हर्ब्स। तो एरिस्टोटल ने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं। उन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया बेस्ड ऑन द ग्रोथ हैबिट। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको ट्रीज बोला, जो उससे छोटे होते हैं उनको श्रब्स बोला, श्रब्स मतलब बुशेस, और उनसे छोटे होते हैं हर्ब्स। तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। तो ये एरिस्टोटल ने काम किया था, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट, फिर है थियोफ्रेस्टस के बारे में। थियोफ्रेस्टस, ये सब पता होना चाहिए बेटा तुम लोगों को। थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस क्या है? ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, अच्छा। थियोफ्रेस्टस ने भी प्लांट्स को क्या काम किया था? ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 4 ग्रुप्स। ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 4 ग्रुप्स। इन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड किया। एरिस्टोटल ने 3 ग्रुप में किया था, इन्होंने 4। वो क्या थे? पहला ट्रीज, दूसरा श्रब्स, तीसरा अंडर श्रब्स और चौथा हर्ब्स। तो इन्होंने एक और एक्स्ट्रा ला दिया, वो है अंडर श्रब्स। बाकी 3 तो एरिस्टोटल जैसे ही थे। तो अंडर श्रब से छोटे होते हैं और हर्ब से बड़े होते हैं। ठीक है, तो अंडर श्रब से छोटे और हर्ब से बड़े। तो थियोफ्रेस्टस ने बस यही काम किया। ठीक है, अच्छा, तो ये थोड़ा मैं याद रखना होगा। इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने और क्या काम किया था, मैं लिख देता हूँ। थियोफ्रेस्टस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बेस पे करा। इट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, याद करो। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या था? जिसमें 1 या 2 मॉर्फोलॉजी को हम 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बिल्कुल सही बोला था, इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यूज किया। अच्छा, इन्होंने एक टर्म और यूज करी, मैं लिख देता हूँ। थियोफ्रेस्टस ही proposed term annual, biannual एंड पेरिनियल। तुम लोगों को मैंने बताया था कि एनुअल क्या होते हैं, बायनुअल क्या होते हैं, पेरिनियल क्या होते हैं? बोलो बच्चों, पता है किसी को एनुअल? अच्छा सुनो, एनुअल, बायनुअल और पेरिनियल क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ। एनुअल्स क्या होते हैं? पहले एनुअल ऐसे प्लांट, एनुअल वो होते हैं ऐसे प्लांट जो एक सीजन में, प्लांट्स जो एक सीजन में अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। ग्रोथ भी कर लेंगे और वेजिटेटिव ग्रोथ भी कर लेंगे और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी कर लेंगे। तो मैं एग्जांपल दूंगा, प्लांट्स which completes vegetative
vegetative as well as reproductive growth in one season। मतलब वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है, अगर प्लांट की हाइट बढ़ रही है, प्लांट की स्टेम लीव्स आ रही हैं, रूट्स बन रही हैं, लीव्स ब्रांचेस बन रही हैं, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। उसको बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या होता है, स्टेम की ग्रोथ होगी, लीफ की ग्रोथ होगी, रूट्स की ग्रोथ होगी, एक्सेट्रा। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होती है, लिख देते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में क्या होता है कि प्लांट्स में फ्लावर बनेगा, ठीक है, फ्लावर बनेगा, फ्लावर में पॉलिनेशन होगी तो ये फ्रूट भी बनाएगा, ठीक है, फ्रूट भी बनाएगा, ठीक है, ठीक है, फ्रूट सीड्स भी बनेंगी। तो ये सारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आता है। ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ में केवल ये स्टेम, लीफ और रूट्स का। तो एनुअल प्लांट वो होते हैं जो एक ही सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी कर लेते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ भी कर लेते हैं और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी। जैसे वीट है, एग्जाम्पल वीट। जो वीट होता है बेटा, वीट को हम लगाएं, ठीक है, राइस हो गया, वीट और राइस को लगाएं तो वो एक सीजन में पूरा अपना कंप्लीट वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेगा, ग्रेन्स दे देगा, तो उसको हमें कट करना पड़ता है, फिर वो दोबारा फ्रूट नहीं देगा। तो एक ही बार फ्रूट देगा, एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ करा और उसी सीजन उसने एक ही सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर कर अपना ग्रेन्स वगैरह बना दिए, और उसके बाद वो नहीं बनाते उसको, उन प्लांट्स वो मर जाते हैं, आफ्टर दे डाई ऑफ, वो प्लांट डाई कर जाते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं एनुअल। ठीक है, ये एनुअल हो गए। नेक्स्ट है बेटा बायनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, सुन लो। बायनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ पहले। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कैरेट, एग्जांपल कैरेट, रेडिश, कैबेज, ये हमारे बायनुअल प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स में क्या करते हैं हम लोग, ये एक सीजन में, जैसे हम लोग इनको विंटर से पहले लगाया हमने, विंटर से पहले लगाते हैं हम इनको। तो जब विंटर्स आती हैं तो विंटर्स में ये क्या काम करते हैं, विंटर्स में अपनी ये स्टेम की इंटरनोड को इलोंगेट करा लेते हैं। इनकी इंटरनोड इलोंगेट होती है, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, विंटर्स में इनकी इंटरनोड इलोंग, इस प्रोसेस को ना वैसे बॉटनी में बोल्टिंग बोलते हैं, बोल्टिंग। खैर, आप विंटर्स में क्या करते हैं, अपने स्टेम की इंटरनोड को बढ़ा लेते हैं ये। ठीक है, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, लीव्स आएंगी अच्छी खासी, और विंटर्स के बाद जस्ट आफ्टर विंटर्स ये क्या करते हैं, ये अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं, ये करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इसका मतलब ऐसे प्लांट्स जो एक सीजन में तो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, और इन सेकेंड सीजन क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फिर वो डाई ऑफ हो जाते हैं। तो बायनुअल्स, बाय मतलब टू, तो ऐसे प्लांट जो एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ करें और एक सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करें। ठीक है, तो मतलब 2 सीजन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन प्लांट्स को बोलते हैं बायनुअल्स। ठीक है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पेरिनियल्स। नेक्स्ट प्लांट्स हैं पेरिनियल्स। तेरे पेरिनियल्स पास पीछे कर दो था ना। देख लो बेटा, देख लिया। यस सर। नेक्स्ट होते हैं पेरिनियल्स। पेरिनियल्स वो होते हैं बेटा, वो वो ना ईयर आफ्टर ईयर फ्रूट्स देते हैं। एक बार वो वेजिटेटिव, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंगो, गुआवा। तो ये जो प्लांट्स है बेटा, एक बार इन्होंने अच्छे से अपनी पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ कर ली। ठीक है, एक बार इन्होंने पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ कर ली, टाइम लगता है इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ में। ठीक है, एक बार अच्छे से इन्होंने पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ कर ली, तो जब इन्होंने पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ कर ली, तो वो हर साल ईयर आफ्टर ईयर
ईयर क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं और फ्रूट्स को देते हैं। मैंगो देख लो, मैंगो ने क्या काम करा, एक बार अपनी पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ कर ली, टाइम लगा, और उसके बाद हर साल वो वही ट्री क्या देता है, आम देगा, वही वही ट्री, वो डाई नहीं होता। तो पेरिनियल्स मतलब जो ईयर आफ्टर ईयर या ईयर लॉन्ग वो अ, खड़े रहते हैं प्लांट्स, डाई नहीं होते हैं, जैसे मैंगो के केस में, गुआवा के केस में। तो उन प्लांट्स को बोलते हैं पेरिनियल्स। तो पेरिनियल प्लांट्स, ये इनकी लाइफ स्पेन ज्यादा होता है पेरिनियल प्लांट्स का, ईयर आफ्टर ईयर फ्रूटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार फ्रूट देंगे और ये डाई ऑफ हो जाएंगे। और ठीक है, और इनको एक वेजिटेटिव ग्रोथ में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद ये फ्रूट हर ईयर टू ईयर क्या करते हैं, फ्रूट्स देते हैं, उनको बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। ठीक है, तो ईयर आफ्टर ईयर फ्रूट्स देते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें भी, पेरिनियल्स में भी, वो तुम्हें बाद में बताएंगे अभी। तो बेटा ये हमारे थियोफ्रास्टस ने जो काम किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जो थियोफ्रास्टस है वो फादर ऑफ बॉटनी है। उन्होंने प्लांट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। और इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यूज किया था, और इन्होंने एनुअल, बायनुअल और पेरिनियल के बारे में बताया टर्म्स। तो ये था पूरा हमारे थियोफ्रास्टस के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो कार्ल लाइनस के बारे में, थर्ड। हमने इनके बारे में पढ़ा था पिछले उसमें भी, कार्ल लाइनस के बारे में। कार्ल लाइनस ने पूरा बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, हमने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा अब सुनना, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है इनको। ठीक है, ओके। तो प्लांट टैक्सोनॉमी और एनिमल टैक्सोनॉमी दोनों के फादर बोले जाते हैं ये। अब इन्होंने, लाइनस ने क्या काम किया था, सुनना, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन। लाइनस gave the two kingdom classification, the two kingdom classification। लाइनस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया, दो किंगडम में, टू किंगडम में क्या क्या रखे, एक प्लांट रखे और एक में एनिमेलिया रखे। एक में क्या रखे, प्लांट है, और एक में क्या रखे, एनिमेलिया। तो अगर तुमसे पूछे कि लाइनस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो तुम क्या बोलोगे, लाइनस ने दिया था। उन्होंने बस कुछ प्लांट्स के ग्रुप में डाल दिए और कुछ एनिमल्स के ग्रुप में डाल दिए। तो ये था इनका, लाइनस का काम। लेकिन इसमें दिक्कत बहुत थी। दिक्कत क्या थी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं तुमसे बात करूं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमारा यूग्लिना है, सुनना ध्यान से, यूग्लिना, ये जो यूग्लिना है ना बेटा, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्लैजिला भी है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ठीक है, तो फ्लैजिला प्लांट्स में नहीं होता, फ्लैजिला एनिमल्स में होता है। फोटोसिंथेसिस एनिमल्स नहीं करते, प्लांट्स करते हैं। तो यूग्लिना में प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और एनिमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो अब इनको किस में रखें, तो लाइनस तो बता ही नहीं पाएंगे इसको प्लांट में रखें, एनिमल में रखें। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बहुत सारी लिमिटेशन थी। ठीक है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिमिटेशन मैंने बता दी, जैसे यूग्लिना का एग्जांपल देकर, कि यूग्लिना में प्लांट के भी कैरेक्टर रखता है और एनिमल के भी कैरेक्टर रखता है, तो हम उसको किस किंगडम में रखें, तो दिक्कत है। उन्होंने तो बस ये एक सिंपल करा था लाइनस ने, कि जिनमें ब्लड है, रेड ब्लड है तो वो एनिमल्स में। ठीक है, बाकी जिनमें जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो प्लांट में रख दिया उन्होंने, सिंपल। तो ये लाइनस का काम था। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं है, इसको नहीं मानते। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेंथम के बारे में, बेंथम एंड हुकर के बारे में। बेंथम बेंथम एंड जोसेफ हुकर। बेंथम अलग है, हुकर अलग है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। अब सुनना, बेंथम एंड हुकर के बारे में बात करते हैं, तो सुनना इनके बारे में। ये फेमस है, एक इन्होंने बोटेनिकल गार्डन बनाया था, तो मैं लिखता हूँ, बोथ वर रिलेटेड टू रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये तुमसे पूछेगा नहीं, बस एक नॉलेज के लिए। अब सुनो, बेंथम एंड हुकर ने बताया क्या था, अब सुनना। बेंथम एंड हुकर बोथ गेव द
gave the biggest and natural classification of spermatophytes स्पर्मेटोफाइट्स वो होते हैं ऐसे प्लांट्स जो सीड बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो क्या बनाए, सीड्स, प्लांट्स प्रोड्यूसिंग सीड्स। तो सुनना, बेंथम एंड हुकर ने क्या काम किया था, बिगेस्ट और नेचुरल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को स्टडी करता है, ठीक है, जो पूरी ओवरऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को स्टडी करता है, उसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन यूज किया और उन्होंने सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइट्स को उन्होंने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। तो मैं बता देता हूं उन्होंने क्या काम किया। स्पर्मेटोफाइटा को 3 क्लास में, 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। वो क्लास क्या थी, डाइकोटिलिडने, डाइकॉट जिनको बोलते हैं बेटा, डाइकोटिलिडने, जिम्नोस्पर्म में बोलते हैं, और मोनोकोटिलिडने। ये 3 क्लास थी, मोनोकोटिलिडने, ठीक है, ये है यहाँ पे। तो ये 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। तो बेंथम एंड हुकर ने सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, केवल यही प्लांट्स एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बनाते हैं सीड बेटा। जिम्नोस्पर्म ये रहा, और डाइकॉट और मोनोकॉट किसमें आ गया, एंजियोस्पर्म में। बाकी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गा ये सीड नहीं बनाते, ये आगे पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोफाइट को उन्होंने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, वो ये था। तो ये था काम बेंथम एंड हुकर का। अब सुनो आगे। अब इनके ना कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थी। तो सबसे पहले मैं मेरिट्स लिख रहा हूँ। मेरिट्स मतलब इनकी अच्छाइयाँ, इनकी क्लासिफिकेशन की। मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर, मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, क्या मेरिट्स थी सुनेंगे। सबसे पहली मेरिट, उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन यूज किया था, उससे पहले किसी ने नहीं किया था। और नेचुरल क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें ओवरऑल मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन नेचुरल क्लासिफिकेशन। पहला मेरिट इनका, पहली इनकी अच्छाई। दूसरा, बेंथम एंड हुकर का जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था, जो मॉर्फोलॉजी स्टडी की रही, उन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर की करी, मतलब रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव की नहीं करी थी। तुम लोगों को पता है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये भी इनकी एक मेरिट थी, मैं लिख देता हूँ। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन was mainly based on the floral characters। floral मतलब reproductive characters, flower से आगे ना, ठीक है, because floral character, ठीक है, floral characters are more stable than vegetative character, वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे रूट, लीव्स, स्टेम, ठीक है। तो इनका दूसरा वो था। तीसरे इनकी मेरिट क्या थी, लिख देते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन था। इट इज सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा, इनका सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था। अच्छा, एक बात और मैं लिख देता हूँ। जो हमारी हर्बेरियम था ना, हर्बेरियम में जो हम हर्बेरियम शीट्स को जो अरेंज करते हैं, वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बेस पे होती है। तो मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ। द अरेंजमेंट, हर्बेरियम हम पढ़ चुके हैं। द अरेंजमेंट ऑफ शीट्स
in herbarium is based on Bentham and Hooker classification. ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है. बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के बेस पे था. अब सुनो, ये हो गया. अब इनकी एनोमलीज, इनकी डीमेरिट्स क्या थी? ये तो हमने मेरिट पढ़ा था ना, इनकी अच्छाइयां. नेक्स्ट है बेटा इनकी डीमेरिट्स. डीमेरिट्स को एनोमलीज भी बोलते हैं. एनोमलीज, डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन. तो इनकी डीमेरिट्स क्या थी, सुनना. अब सुनो, इसमें क्या कहता, फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया गया था. फाइलोजेनी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज फाइलोजेनी? व्हाट इज फाइलोजेनी? कोई बताएगा व्हाट इज फाइलोजेनी? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. हाँ बिल्कुल सही. इसमें फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं किया था. इसकी एनोमली थी, डीमेरिट थी. इन दिस क्लासिफिकेशन the phylogeny of plants is not considered. तो ये नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक था. बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड. ठीक है, ओके. क्योंकि तुम देखो, जो इन्होंने बताया, इन्होंने बोला पहले डाइकॉट लिखा, पहले डाइकॉट के बाद जिम्नोस्पर्म लिखा, और जिम्नोस्पर्म के बाद इन्होंने लिख दिया मोनोकॉट. और तुम लोगों को मैं अगर बताऊं, जो एक्चुअल में जो इवोल्यूशन हुआ था, जो फाइलोजेनी है वो ऐसे है. एक्चुअल में जो फाइलोजेनी है ना, वो ऐसे है कि पहले जिम्नोस्पर्म आए थे, जिम्नोस्पर्म के बाद डाइकॉट आए थे, और डाइकॉट के बाद लेटेस्ट मोनोकॉट आए हैं, जो सबसे एडवांस है मोनोकॉट. तो एक्चुअल की फाइलोजेनी ये है, लेकिन उन्होंने डाइकॉट पहले लिखा, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट दोनों, जिम्नोस्पर्म डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में लिखा. तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है. तो बेंथम एंड हुकर का ये डीमेरिट था कि उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी नहीं किया था. तो यही था बेंथम एंड हुकर के बारे में. नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं आइकलर के बारे में. आइकलर ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया था, मतलब क्लैडिस्टिक्स किया था. लिख देता हूं. आइकलर गेव द फर्स्ट phylogenetic classification. सबसे पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था. तो फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो मतलब क्लैडिस्टिक्स इन्होंने सबसे पहले किया था. ठीक है, तो उन्होंने जो बोला मैं बता देता हूं. उन्होंने प्लांट किंगडम को, ध्यान सुनेंगे, उन्होंने प्लांट किंगडम को सब किंगडम में डिवाइड किया. मैं लिख देता हूं, प्लांट किंगडम को उन्होंने किस में डिवाइड किया? सब किंगडम में. और वो सब किंगडम क्या था, मैं लिख देता हूं. क्रिप्टोगैमे या क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया. अब ये होते क्या है, सुनना. क्रिप्टोगैमिया, फेनेरोगैमिया लिख तो दिया, भी है क्या? ऐसे प्लांट्स, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन. क्रिप्टो का क्या मतलब होता है? हिडन. ठीक है. फेनेरो का मतलब होता है एक्सपोज्ड. इनका मतलब होता है एक्सपोज्ड. अच्छा, अब सुनो. ऐसे प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैमे. लिख देता हूं. those plants in which sex organ are hidden या are not visible. फेनेरोगैम में जिनके सेक्स ऑर्गन एक्सपोज होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म देख लो. एंजियोस्पर्म में तुम फ्लावर आराम से देख पाते हो कि फ्लावर है ये. फ्लावर के अंदर और देखोगे तो तुम्हें स्टेमन भी दिख जाता है. तो फेनेरोगैम में हो गया एक्सपोज्ड. इन those plants in which
sex organs are exposed or visible. Sex organs are visible, जिनमें सेक्स ऑर्गन दिखते हैं। ठीक है, अब सुनना आगे। ये जो क्रिप्टोगैमे होते हैं बेटा, क्रिप्टोगैमे को 3 डिवीजन में डिवाइड किया उन्होंने, 3 डिवीजन। वो 3 डिवीजन क्या आती सुनेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में एल्गी आती हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और फिर था टेरिडोफाइटा। ये है टेरिडोफाइटा। फेनोरोगैम में जो आते हैं बेटा, फेनोरोगैम में 2 डिवीजन बनाए इन्होंने। फेनोरोगैम के कितने डिवीजन थे? 2 डिवीजन। 2 डिवीजन क्या आते हैं मैं लिख देता हूं। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये था उनका आइक्लर का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो एक बार सुनेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या कह रहे हैं। उन्होंने प्लांट किंगडम को सब किंगडम में डिवाइड किया। तो सब किंगडम कौन कौन से थे? क्रिप्टोगैमिया और फेनोरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया जिसमें क्रिप्टो मतलब हिडन, जिसमें सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, ठीक है, दिखते नहीं है। ठीक है, तो उसके 3 डिवीजन थे, थैलोफाइटा एल्गी वाले, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इन प्लांट्स में दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते हैं, तो ये क्रिप्टोगैमे हैं। फेनोरोगैमे जिनमें सेक्स ऑर्गन एक्सपोज होते हैं, दिखते होते हैं, इस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तुम लोग देख सकते हो, फ्लावर देखोगे ना एंजियोस्पर्म का, तो तुम्हें सेक्स ऑर्गन दिख जाते हैं। तो प्लांट किंगडम को उन्होंने ऐसे डिवाइड किया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे। भाई सबसे पहले थैलोफाइटा है, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो। तो सबसे पहला क्लैडिस्टिक्स, ये नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आइक्लर ने किया था, और वो ये था जो हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आइक्लर के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट जो लिखने जा रहे हैं वो है ओसवाल्ड, ओसवाल्ड हिप्पो के बारे में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर फिर इसमें सर नेकेड सीड्स और नॉन विजिबल सीड्स भी होंगे ना? हाँ, तो वो आगे होंगे ना, जब सीड्स, नेकेड सीड्स जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, तो नॉन विजिबल कहाँ होते हैं? नेकेड सीड्स तो जिम्नोस्पर्म में होते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं, कोन्स देख सकते हो, उनके कोन्स होते हैं सेक्स ऑर्गन। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तुम देख सकते हो सेक्स ऑर्गन्स। मैं सीड्स की बात ही नहीं कर रहा अभी। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट है ओसवाल्ड टिपो के बारे में। इन्होंने क्या किया था सुनना। देखो, ये जो आइक्लर थे ना, आइक्लर ने सबसे पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन जो आइक्लर का क्लासिफिकेशन था वो स्मॉल क्लासिफिकेशन बोलते हैं इनका, स्मॉल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओसवाल्ड टिपो ने, लिख देता हूं, प्रपोज्ड द बिगेस्ट phylogenetic classification, तो बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। ठीक है, अच्छा, अब ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन यही है, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन यही है। ठीक है, अब सुनो इन्होंने क्या काम किया था, सुनेंगे अब। प्लांट किंगडम, मैं उसको इनको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकना, यहाँ पे लिखता हूँ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम को इन्होंने भी सब किंगडम में डिवाइड किया। प्लांट किंगडम के सब किंगडम, ठीक है, सब किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बेस से बनाए इन्होंने सब किंगडम। जैसे मैं बता देता हूं, ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो नहीं होता, ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो नहीं होता, थैलोफाइटा, एम्ब्रियो एब्सेंट, एम्ब्रियो
एब्सेंट, एम्ब्रियो नहीं होता थैलोफाइटा में। और ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो होता है तो उनको बोल दिया एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा, तो एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है तो लिख देते हैं एम्ब्रियो प्रेजेंट, इनमें एम्ब्रियो होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एम्ब्रियोफाइटा जो होते हैं ना, थैलोफाइटा में ना एल्गी आती है वैसे। एम्ब्रियोफाइटा में जिनमें एम्ब्रियो होता है तो इनको भी इन्होंने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, तुम जानते हो जाइलम एंड फ्लोएम, ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बेस पे इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो डिवीजन बना दिया इन्होंने। क्या डिवीजन थे सुनना, तो वो डिवीजन था ए ट्रैकिएटा, ए ट्रैकिएटा, नाम ही बोल रहा है ए ट्रैकिएटा, जिनमें जिनमें ये ट्रैकेट्स वगैरह नहीं होते हैं। ट्रैकेट्स किस में थे, जाइलम वगैरह में, तो इनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होता, वास्कुलर टिश्यू नहीं होता, तो नॉन वास्कुलर टिश्यू, इनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होता, तो इसमें आते हैं ब्रायोफाइट्स। तो इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं ब्रायोफाइट्स, इसमें आते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और ऐसे प्लांट जिनमें वास्कुलर टिश्यू होता है, ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, तो इनमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है इनमें, ठीक है, ट्रैकियोफाइटा में। तो ट्रैकियोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, तुम लोगों को पता भी है, टाइडोफाइट्स आएंगे, टेलिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, और आएंगे एंजियोस्पर्म्स, और आएंगे एंजियोस्पर्म्स। तो ये प्लांट किंगडम था ओसवाल्ड टीपो का, जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ये मोस्ट एक्सेप्टेड वन है। तो प्लांट किंगडम को उन्होंने क्या काम किया, सब किंगडम में डिवाइड किया। पूछ सकता है किसके बेस पे, एम्ब्रियो के बेस पे। जिनमें एम्ब्रियो नहीं मिलता वो थैलोफाइटा, जिनमें एम्ब्रियो मिलता है वो एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में एम्ब्रियो नहीं होता, वो एल्गी होती है। एम्ब्रियोफाइटा को भी डिवाइड किया वास्कुलर टिश्यू के बेस पे। ऐसे एम्ब्रियोफाइटा जिनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं मिलता तो ए ट्रैकिएटा, जिसमें ब्रायोफाइट से। ऐसे एम्ब्रियोफाइटा जिनमें वास्कुलर टिश्यू होता है वो ट्रैकियोफाइटा होते हैं, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चलो एक दो आंसर करना इस चार्ट के बेस पे। ऐसे प्लांट्स बताओ जो कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स थे, द प्लांट्स व्हिच आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। बोलो, ऐसे प्लांट्स माइंड ब्रायो करके। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। सही, बिल्कुल सही बोला, ब्रायोफाइट्स सही आंसर है। ऐसे प्लांट्स बताओ जिनमें फर्स्ट वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, फर्स्ट वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, टाइडोफाइट आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा ये बिल्कुल सही बोला तुमने। तो ये प्लांट किंगडम था जो ओसवाल्ड टीपो ने दिया था, जो मोस्ट एक्सेप्टेड वन है। तो तुम्हें इसे पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ओसवाल्ड टीपो का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है बेटा, जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इंपॉर्टेंट है तो सुनना। तो नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर, डबल टी आता है, विटेकर, KER आता है, KE, एक मिनट, KER। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटेकर हम पढ़ने जा रहे हैं, अब सुनना। तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, सुनेंगे इनके बारे में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या कहता है, तो ध्यान से सुनना, फिर इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो इन्होंने ना क्या काम किया था, सुनना। मैं कुछ बना रहा हूँ, जो 5 किंगडम थे। किंगडम मोनेरा लिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटेस्टा,
किंगडम प्रोटिस्टा लिया, ठीक है। तो एक बार, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। हाँ, तो एक बार ऐसे लिख देते हैं इनको सही से। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा लिया। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद किंगडम फंगी, फंजाई जिनको बोलते हैं हम लोग, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो तुम लोगों को 5 किंगडम दिख रहे होंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम Yes. एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम हमें दिख रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं कुछ ना यहाँ पे लाइन खींचूंगा, तो उसके बेस पे क्या था सुनना। एक लाइन मैंने यहाँ खींची, ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची। अब सुनना, इन लाइन खींचने का मकसद क्या था। इन लाइन खींचने का मकसद ये है कि जितने भी इस पिंक वाली लाइन के नीचे ऑर्गेनिज्म है, जितने भी पिंक लाइन के नीचे ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। वो सारे के सारे कौन है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, एक्चुअली सिंगल क्रोमोसोम होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। और पिंक लाइन के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम आ रहे हैं वो सारे कौन है? यूकैरियोट्स। वो सारे कौन है? यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, पिंक लाइन के नीचे प्रोकैरियोट्स और पिंक लाइन के ऊपर सारे के सारे यूकैरियोट्स। तो प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट। फंजाई क्या है? यूकैरियोट। प्लांट और एनिमलिया क्या है? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन है? केवल किंगडम मोनेरा वाले। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। तो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं, उन्होंने किंगडम को डिवाइड कर दिया। अब सुनना नेक्स्ट, ये जो येलो लाइन खींची मैंने, इस येलो लाइन के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सारे यूनिसेलुलर हैं, और इस लाइन के ऊपर जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है वो है मल्टीसेलुलर। वो सारे कौन है? मल्टीसेलुलर। तो based on the complexity of organism, भाई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उसके बेस पर उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो मैं अगर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं, ऐसे कौन सा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मिलते हैं? Protista. वेरी गुड। तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मिलते हैं, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स तो फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स तो तुम्हें पता ही है, यूनिसेलुलर के साथ साथ प्रोकैरियोट्स भी हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल आता है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब ध्यान सुनना, और भी पॉइंट्स थे इनके वाइटे करके, मैं कुछ और लाइनें भी खींचूंगा। तो जो नेक्स्ट लाइन खींच रहे हैं वो यहाँ से खींच रहे हैं ऐसे, ये। अब सुनना, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो है सबसे पहले अगर इवोल्यूशन का ट्रेंड देखें, तो सबसे पहले मोनेरा आए थे, उसके बाद प्रोटिस्टा आए इवोल्यूशन में, और फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये तीनों एक साथ ही आए। तो ये जो लाइन खींची है, ये डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन को शो कर रही है। यहाँ लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। एक मिनट बेटा, डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन को शो कर रही है। तो तुम लोग बता सकते हो कि मोनेरा पहले आए, फिर बाद में प्रोटिस्टा, और ये तीनों साथ में आए। तो 3 पॉइंट याद रखना अभी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, दूसरा पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीसरा पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और पॉइंट है अभी, और सुनना, और पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनेंगे भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और पॉइंट हमारे ये है कि ये देखो, ये जो तुम्हें पता है फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं बेटा। फंजाई क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। तुम लोगों को पता ही है। जो प्लांट होते हैं, प्लांट वाले, प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स, खाना बनाएंगे। और एनिमेलिया जो होते हैं कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो भाई इन सारे किंगडम का
जो मैं बात करूं, इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इकोलॉजिकल रोल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेजर इकोलॉजिकल रोल। तो इकोलॉजिकल रोल के हिसाब से इन्होंने डिकम्पोजर्स बना दिए। ये मतलब हमारे इकोलॉजी में डिकम्पोजर्स कौन है, फंजाई, प्रोड्यूसर प्लांट, और कंज्यूमर कौन है, एनिमेलिया। तो कितने पॉइंट हो गए, 4। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन और इकोलॉजिकल रोल। एक 5वां पॉइंट भी है, अब सुनना 5वां पॉइंट क्या है, वो भी इसी में लिखेंगे जगह देखकर कहीं। तो इसको थोड़ा कलर ले लेते हैं इसमें। अब सुनो, ये जो हमारे फंजाई, तो फंजाई किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉपी है इनका, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉपी जो दूसरों पे डिपेंड हो। किंगडम प्लांटे, तो प्लांटे क्या है, ऑटोट्रॉप्स भी लिख देता हूँ। किंगडम एनिमेलिया, ये भी किसमें आएंगे, हेट्रोट्रॉप्स। वेरी गुड, हेट्रोट्रॉपी, हेट्रोट्रॉप्स हैं ये भी, ठीक है। तो ये भी कौन है, हेट्रोट्रॉपी। तो अगर मैं इनका, तुम्हें पता है अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, ये जो एनिमेलिया है इंजेक्शन करते हैं, एनिमेलिया का इंजेक्शन से लेते हैं फूड, इंजेक्शन। और ये जो फंगाई हेट्रोट्रॉपी है एब्जॉर्प्शन वाला, एब्जॉर्ब करते हैं डिकम्पोजर से, एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्शन। ये तो ऑटोट्रॉपी तो फोटोसिंथेसिस से पता है। तो ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो पॉइंट आ रहा है ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर का था, उन्होंने 5 किंगडम बनाए, 5 किंगडम हमें दिख रहे हैं। वो 5 किंगडम उन्होंने 5 पॉइंट्स के बेस पे बनाए। वो 5 किंगडम उन्होंने किसके बेस पे बनाए, 5 पॉइंट्स। वो 5 पॉइंट्स क्या है सुनेंगे। पहला पॉइंट क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, भाई प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। दूसरा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर। तीसरा था डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, किंगडम मोनेरा पहले आया, फिर प्रोटिस्टा, फिर ये तीनों साथ में आए। फिर चौथा पॉइंट बताया था मेजर इकोलॉजिकल रोल, मेजर इकोलॉजिकल रोल कि डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। फिर लास्ट पॉइंट 5वां था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपी, ऑटोट्रॉपी। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछना चाहते हो, ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वाइटेकर का। यस स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना है, समझ आया है वाइटेकर का क्लासिफिकेशन, समझ आ रहा है, यस सर। यस ठीक, सर। ओके। तो इसके बारे में कुछ 5 पॉइंट हैं, वो लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वाइटेकर का, उनके कुछ क्राइटेरिया थे। द मेन क्राइटेरिया, द मेन criteria used by Whitaker in his classification, तो वो क्या है, 5 पॉइंट हम लिख देते हैं। क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल मतलब प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, इसको मैं सेल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं हम, सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं कि भाई यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, ये हमने पढ़ा था। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आ रहा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप है या हेटरोट्रॉप। चौथा इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल। हाँ। अब सुनो फाइलोजेनेटिक मोड ऑफ, अच्छा मुझे बताओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था हमारा ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप ये दे रहा था, ठीक है। और इकोलॉजिकल रोल भी बता रहा था कि भी जो ऑटोट्रॉप होते हैं प्रोड्यूसर। अच्छा मुझे बताओ अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप है
जो खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉप तो प्रोड्यूसर ही तो होंगे। जो हेटरोट्रॉप जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है वो डिकम्पोजर्स होंगे। तो मतलब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही बता सकते हैं उनका इकोलॉजिकल रोल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इकोलॉजिकल रोल में एक में ही लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट है इनका है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, ये अभी हम बताएंगे इसको जब पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन या लाइफस्टाइल। तो बेटा ये 5 पॉइंट तुम लोगों को याद रखने हैं इनके क्राइटेरिया के, ये इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पे इनका पढ़ा था। तो किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो बेटा इसमें। वाइटिकल का क्लासिफिकेशन नहीं पूछना? No. चलो ठीक है, तो इसको तुम अच्छे से पढ़ोगे। इसके बाद जो हमें एक एक करके हमें पढ़ना है, नेक्स्ट जो पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम में, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है चार्ट। तो तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ जो तुम्हें खुद कॉपी में बनाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडिंग है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी से शो करता हूँ जो हमें पढ़ना है। बेटा ये चार्ट है देखो एनसीईआरटी में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम दिख रहा है ये चार्ट स्क्रीन पे सबकी? यस सर। यस Yes, सर। sir. अच्छा ठीक है, तो ये चार्ट है जो हमें पढ़ना है। अब तुम एक बार ध्यान से सुनना, इस चार्ट को तुम कैसे पढ़ोगे। तो 5 किंगडम लिखे हुए हैं यहाँ पे, 5 किंगडम तुम समझ जाओ। एक मिनट में इसको लिख देता हूँ। यस, 5 किंगडम तो यहाँ पे समझ सकते हो कि कौन कौन से हैं। किंगडम मोनेरा दिख रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो 5 किंगडम तो हमें यहाँ दिख ही रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ 5 किंगडम तो दिख ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल टाइप देखो, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये करेक्टर्स हैं, क्राइटेरिया नहीं है, ये करेक्टर्स हैं। तो सुनेंगे इसके बारे में एक बार। तो सेल टाइप, तो अगर देखो किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स हैं। एक मिनट बेटा, हमारी अटेंडेंस भी लगानी है। हाँ सुनते जाना, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया ये कैसे हैं? चारों के चारों यूकैरियोट्स दिख रहे हैं तुम लोगों को, हमने पढ़ा था ये। सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में Yes, अभी sir. आगे सेल वॉल क्या होती है तुम बस लिख लेना इसको, मैं इसको समझाऊंगा, शायद बताया भी था मैंने तुम्हें कि जो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तुम्हें सेल जब पढ़ रहे थे हम, किसी को याद है? Yes, sir. बताया था. हाँ, प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है, तुम्हें पता है। एनिमल में तो सेल वॉल मिलती ही नहीं है, तुम्हें पता है। प्रोटिस्टा में किसी में मिलती है, किसी में नहीं मिलती, ये हम पढ़ेंगे अभी। और मोनेरा में, बैक्टीरिया में नॉन सेलुलोज की होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन की, ये हम पढ़ेंगे। तुम लिखना, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, उसको लिख लेना। अभी किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकना, तुम्हारी अटेंडेंस लगा देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो एक बार, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखना। ये भाई प्रोकैरियोट मोनेरा में जो प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मिलेगी नहीं, सब में मिलेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, सेलुलर, यूनिसेलुलर है ना ये दोनों, बाकी मल्टी सेलुलर है सारे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लिखा गया है। तो तुम ये सारे के सारे कैरेक्टर्स 5 किंगडम वाले कॉपी में लिखोगे, बनाओगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, एनिमल में हेटरोट्रॉपिक होता है, पता है तुम्हें। होलोजोइक, सैप्रोफाइट मिलते हैं। प्लांट प्लांट ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस। फंजाई ऑटोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक मतलब डिकम्पोजर, सैप्रोफिटिक मतलब डिकम्पोजर्स। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉप भी होते हैं, हेटरोट्रॉप भी होते हैं। मोनेरा में ऑटोट्रॉप भी हैं, ऑटोट्रॉप में कीमोसिंथेटिक में बताऊंगा आगे, फोटोसिंथेटिक में बताऊंगा। तो सबसे ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोनेरा का, मैं आगे डिस्कस करूंगा इसको। तो मैं ये चार्ट तुम्हें कॉपी में ड्रॉ करना है बेटा, इंपॉर्टेंट है। जब तुम नोट्स बनाओगे तो इसको भी करना है। तो जो हमारा मैंने यहाँ पे लिखा ना कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम, तो ये एनसीईआरटी का चार्ट है जो तुम लोगों को कॉपी में बनाना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो बेटा कल बाकी हम चीज कल कंटिन्यू करते हैं, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं फिर।
स्टूडेंट्स, थैंक यू सो